नमस्कार दोस्तों अपने 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज छठा लेसन पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण आरंभ करते हैं। लेसन नंबर 6 है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। हाँ भाई, पादपों में यानी पादप किस प्रकार से तो जल का अवशोषण करते हैं तथा अवशोषित जल को पादप के विभिन्न भागों में किस तरह से पहुंचाया जाता है, यानी अवशोषित जल का जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। अब हम बात करें जल की। जल वो सभी जीवित कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है भाई? जल होता है। जल सभी जीवित कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। इसे हमने सार्वत्रिक विलायक भी कहा है। इसे क्या कहा है? सार्वत्रिक विलायक। यह कोशिकाओं की सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जल कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के काम में आता है। पादपों में जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? पादप जल की आपूर्ति मृदा से करते हैं। पादप जल की आपूर्ति कहाँ से करते हैं? मृदा से। मिट्टी के अंदर जो जल है वो वर्षा से आता है, यानी मृदा के अंदर जल कहाँ से आता है भाई? वर्षा से। यानी वर्षा जल है वो मृदा में जाएगा और मृदा से जल कहाँ पे जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में जाता है। अब हम मृदा के अंदर जल के रूपों की बात करें, यानी जल है, जल के रूपों की बात करें। जल के रूप कितने होते हैं? तो 5 रूप माने गए हैं जल के। कितने रूप माने गए हैं? 5 रूप। पहला अपन पढ़ते हैं अपवाहित जल। अपवाहित जल। अपवाहित जल किसे कहते हैं? समझना भाई, यानी जब तेज वर्षा होती है, जैसे मिट्टी का धरातल है और वर्षा कैसे हो रही है? तेज वर्षा। कैसी वर्षा हो रही है? तेज वर्षा। तो तेज वर्षा के कारण पृथ्वी की सतह से जो जल है, तेज वर्षा के कारण पृथ्वी की सतह से जल बहकर के कहाँ चला जाता है? तालाबों में चला जाता है, पोखरों में चला जाता है या फिर समुद्रों में चला जाता है। उस जल को अपन क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। ऐसे जल को क्या कहा जाता है? अपवाहित जल। दूसरा जल का प्रकार है मृदा जल। मृदा जल यानी जब हल्की वर्षा होती है, वर्षा कैसी होती है? हल्की होती है, तो अधिकांश जल मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर या मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मिट्टी क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यानी मिट्टी द्वारा जो अवशोषित किए जाने वाले जल को ही क्या कहते हैं? मृदा जल कहते हैं। मिट्टी के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल को ही मृदा जल कहा जाता है। तीसरा प्रकार आता है केशिकीय जल। हाँ भाई, ये जो मृदा जल है वो मिट्टी के अंदर चला गया और वो जो मृदा जल का वह भाग जो मिट्टी के कणों के बीच के अंदर रह जाता है, यानी मृदा जल का
वह भाग जो मृदा के कणों के बीच, मृदा कणों के बीच रुक जाता है, उस जल को हम क्या कहते हैं? केशिकीय जल कहते हैं। केशिका जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। यही जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। यानी पेड़ पौधों को उपलब्ध होने वाला जल कौन सा है? केशिकीय जल। कौन सा जल है? केशिकीय जल। चौथा पार्ट अपना आता है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। यानी अब जो मृदा के अंदर अवशोषित हुआ जल है, मृदा जल है, उसका बहुत सारा भाग क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे ये अवशोषित हुआ था और गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत नीचे चला जाता है। बहुत कहाँ पे चला जाता है? नीचे चला जाता है। अर्थात मृदा जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत अधिक गहराई में चला जाता है, जहाँ तक पेड़ पौधों की जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं। यानी पेड़ की जड़ें नहीं पहुँच पाती। ऐसे जल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय जल कहलाता है। यह पौधों को उपलब्ध नहीं होता। यह भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुत्वीय जल भी पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अब इसका पांचवा प्रकार आता है हमारा आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? आर्द्रता ग्राही जल। अब आर्द्रता ग्राही जल किसे कहेंगे? यानी वह मृदा जल जो मृदा में आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। यह भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। यानी पेड़ पौधों को उपलब्ध होने वाला जल केवल कौन सा है? केशिकीय जल। कौन सा जल पेड़ पौधों को उपलब्ध होता है भाई? केशिकीय जल पेड़ पौधों को उपलब्ध होता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। ये हमारे जल के विभिन्न रूप हो गए। कौन कौन से? अपवाहित जल, तेज वर्षा होगी। अपवाहित जल तेज वर्षा होगी। तेज वर्षा के कारण जो पृथ्वी की सतह या मृदा की सतह से जो जल बहकर पेड़ पौधों में, तालाब में, पोखरों में चला जाता है, उस जल को अपन क्या कहते हैं? अपवाहित जल। हल्की वर्षा होती है तो मृदा कणों के द्वारा जो अवशोषित हो जाता है जल, उसे हम मृदा जल कहते हैं। मृदा जल का वह भाग जो मृदा कणों के बीच में रुक जाता है, उसे केशिकीय जल कहते हैं। यही जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। गुरुत्वीय जल, मृदा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत नीचे चला जाता है और पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, अर्थात उस जड़ें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उस जल को हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। आर्द्रता ग्राही जल यानी मृदा के अंदर जो आर्द्रता उत्पन्न करता है, उस जल को आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। यह भी पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अब पेड़ पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। अगला हमारा टॉपिक है पेड़ पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। पेड़ पौधों में कौन कौन से अंग हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं? अब हम बात करें निम्न श्रेणी के पौधे। कौन से पौधे? निम्न श्रेणी के पौधे।
जैसे शैवाल वगैरह होते हैं, इनमें जो जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग जल अवशोषण हेतु नहीं पाया जाता, नहीं होता। तो कौन अवशोषण करता है? शरीर की सभी कोशिकाएं। नहीं होता तो शरीर की सभी कोशिकाएं जल अवशोषण का काम करती हैं, यानी निम्न श्रेणी के पौधे जैसे शैवाल, इनके अंदर कोई विशेष अंग नहीं होता है जल अवशोषण के लिए। तो जल अवशोषण के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाने के कारण शरीर की विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, समस्त कोशिकाएं सामूहिक रूप से जल अवशोषण का काम करती हैं। दूसरा देखें ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण करने के लिए मूलाभास पाए जाते हैं, यानी मूल सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। मूल सदृश संरचनाएं क्या होती हैं? ब्रायोफाइटा में होती हैं। अब हम बात करें उच्च श्रेणी के पौधों में। कौन से पौधों में? उच्च श्रेणी के पौधों में जल अवशोषण के लिए क्या पाया जाता है? सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। मूल तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसमें जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करते हैं? जड़ों द्वारा होता है। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जड़ों द्वारा किया जाता है। दोबारा समझो, पेड़ पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग कौन से हैं? निम्न श्रेणी के पौधों में तो कोई विशेष अंग नहीं होता, अतः शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से जल अवशोषण का काम करती हैं। ब्रायोफाइटा में क्या पाए जाते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। मूल सदृश संरचनाएं होती हैं जो जल अवशोषण का काम करती हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है, अर्थात उच्च श्रेणी के पौधों में जल व खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? भाई जड़ों द्वारा किया जाता है। अब अपन बात करें कि जल अवशोषण का काम जड़ों के कौन से भाग द्वारा होता है? तो जड़ों का तरुण भाग है, तरुण भाग वो जल अवशोषण का काम करता है। तरुण भाग क्या करता है? जल अवशोषण का काम करता है। तरुण या नवीन भाग जल अवशोषण का काम करता है, क्योंकि परिपक्व भाग में क्योंकि परिपक्व भाग की जो कोशिका हैं उनमें लिग्निन व सुबेरिन का जमाव हो जाता है। लिग्निन व सुबेरिन का जमाव हो जाने के कारण परिपक्व भाग की कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। जल के लिए क्या हो जाती हैं? अपारगम्य हो जाती हैं। इस वजह से परिपक्व भाग की कोशिकाओं द्वारा जल अवशोषण नहीं होता, केवल तरुण भाग के द्वारा जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। अब ये जो तरुण भाग है, पौधे की जड़ का तरुण भाग, इसको अपन 5 भागों में बांटते हैं। तरुण भाग को कितने भागों में? जड़ के तरुण भाग को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 5 भागों में। तो आपने इस तरह से चित्र छोटी कक्षाओं में भी एक पढ़ा होगा
जड़ का एक चित्र इस तरह से। यहाँ पे एक कैप नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम मूल गोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला भाग हो गया मूल गोप। एक ये भाग है जहाँ की कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं। इस भाग को कोशिका विभाजनशील क्षेत्र कहते हैं। कोशिका विभाजनशील क्षेत्र कहा जाता है। ये दूसरा पार्ट हो गया। एक ये भाग है, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं अर्थात दीर्घीकरण क्षेत्र हो गया, तीसरा भाग। चौथा भाग यहाँ पे इस तरह से क्या पाए जाते हैं? हजारों की संख्या में बाल सदृश से संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको अपन मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? और पांचवा होता है परिपक्वन क्षेत्र। पांचवा क्या होता है? परिपक्वन क्षेत्र। हाँ भाई, तो मूल गोप पौधे के मूलों के शीर्षस्थ भाग पर, पौधों के मूलों के शीर्षस्थ भाग पर पाई जाने वाली एक कैप नुमा संरचना है, टोपी नुमा संरचना है, जो कोशिका विभाजन क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं की रक्षा करने का काम करती है। दूसरा, कोशिका विभाजन क्षेत्र, तो यह जड़ का मूल गोप से पीछे का भाग है। जड़ का मूल गोप से पीछे का भाग है। इसकी कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, यानी विभाजनशील क्षेत्र है तो कोशिकाएं कैसी होती हैं? विभाजनशील होती हैं, जो विभाजित होकर मूल की वृद्धि में सहायक हैं। जो विभाजित होकर किस में सहायक हैं? मूल की वृद्धि के अंदर सहायक होती हैं। तीसरा भाग अपना आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। इस भाग, ये जो भाग है कोशिका विभाजनशील जो क्षेत्र है उससे ठीक पीछे स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं लंबी होकर जड़ की लंबाई को बढ़ाती हैं। फिर अगला आता है मूल रोम क्षेत्र। ये दीर्घीकरण क्षेत्र से पीछे स्थित होता है। इस क्षेत्र में हजारों क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। और मूल रोम क्या काम करते हैं भाई? जल अवशोषण का काम करते हैं। परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जो मूल रोम क्षेत्र से पीछे की ओर पाया जाता है। यह जड़ का कौन सा भाग होता है? परिपक्व भाग होता है। और अपन ने यहाँ पे देखा था परिपक्वन भाग की कोशिकाओं में किसका जमाव हो जाता है? लिग्निन और सुबेरिन का। तो यहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाने के कारण ये कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं, अर्थात जल अवशोषण में भाग नहीं लेती हैं। ये जल अवशोषण के अंदर कोई भाग नहीं लेती। हाँ भाई, जड़ के तरुण भाग को कितने भागों में अपन ने बांट दिया? 5 भागों में। मूल गोप सबसे आगे का, इससे पीछे का कोशिका विभाजन क्षेत्र, इससे पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। अब इनमें से केवल जो ये मूल रोम हैं यही जल अवशोषण का काम करते हैं। अगर आपसे पूछे जड़ के कौन से भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है तो आप कहोगे मूल रोम क्षेत्र के द्वारा या मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा जल का अवशोषण होता है? मूल रोम द्वारा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। हाँ भाई, जल अवशोषण किस प्रकार से होता है? एक वैज्ञानिक हैं क्रेमर। कौन से वैज्ञानिक हैं? क्रेमर। इन वैज्ञानिक ने बताया कि पादपों में जो जल का अवशोषण होता है वो 2 तरह से होता है। पादपों में जल का अवशोषण है वो कितने तरह से होता है? 2 तरह से। एक तो होता है निष्क्रिय,
निष्क्रिय या इसका दूसरा नाम है निश्चेष्ट जल अवशोषण। निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। हाँ भाई, निष्क्रिय निश्चेष्ट जल अवशोषण क्या होता है? देखो भाई, समझना एक बार। यानी जब जल के अवशोषण के कारक, जल अवशोषण के कारक कहाँ पे हों? जल अवशोषण के कारक पत्तियों में मौजूद हो। कहाँ पे मौजूद हो? पत्तियों में मौजूद हो। जल अवशोषण के कारक कहाँ पे मौजूद हो? पत्तियों में मौजूद हो। तथा जड़ें केवल मार्ग प्रदान करें। जड़ें क्या कर रही हैं? केवल मार्ग यानी रास्ता दे रही हैं, मार्ग प्रदान करें। तो ऐसे जल अवशोषण को हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय जल अवशोषण कहेंगे। यानी ऐसा जल अवशोषण जिसमें जल अवशोषण के जो कारक हैं वो कहाँ पे? पत्तियों में, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि पौधे के वायवीय भाग में। जल अवशोषण के कारक कहाँ हो? पौधे के वायवीय भाग में। वायवीय भाग में क्या आता है? तना आता है और पत्तियां आती हैं, पुष्प वगैरह आते हैं। तो जो पौधे का वायवीय भाग है उसमें क्या हो? जल अवशोषण के कारक हों और जड़ें केवल क्या करें? रास्ता दें। जड़ें केवल क्या करें? रास्ता दें। या जो जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल, जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल पौधे के वायवीय भागों में उत्पन्न होता हो। जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल कहाँ पे फोर्स है? वो कहाँ बन रहा है? पौधे के वायवीय भागों में बन रहा है। और यहाँ पे जो जड़ों की भूमिका है वो कैसी होती है? एक तरीके से गौण होती है। मुख्य भूमिका पौधे के वायवीय भाग की होती है। ऐसे जल अवशोषण को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ऐसे जल अवशोषण को क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। अब दूसरा आता है हमारा सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, हाँ, जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा। जल अवशोषण के कारक हैं वो कहाँ पे होंगे? जड़ों में होंगे। जल अवशोषण के कारक कहाँ पे होते हैं? जड़ों में मौजूद होते हैं। अर्थात जड़ें हैं वो जल अवशोषण के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। सक्रिय भूमिका निभाती हैं यहाँ पे। यानी जड़ें हैं वो मुख्य कारक, मुख्य है, और पौधे का वायवीय भाग है वो गौण की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे वायवीय भाग मुख्य की तरह व्यवहार कर रहा था और जड़ें गौण की तरह व्यवहार कर रही थी। यहाँ पे जड़ें मुख्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और वायवीय भाग किसके रूप में? गौण के रूप में व्यवहार करता है। यानी सक्रिय जल अवशोषण हेतु आवश्यक बल है वो जो सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल जड़ों में उत्पन्न होता है। जड़ों में या मूलों में उत्पन्न होता है। तो ऐसे जल अवशोषण को क्या कहते हैं? हम सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण, जब जल अवशोषण के कारक पत्तियों या पौधे के वायवीय भाग में उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय जल अवशोषण। यहाँ पे जड़ें केवल मार्ग प्रदान करेंगी, केवल रास्ता प्रदान करेंगी, और जो पत्तियां या पौधे का जो वायवीय भाग है वो मुख्य भाग की तरह व्यवहार करेगा। जड़ें गौण भाग की तरह व्यवहार करती हैं। सक्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के जो कारक हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? जड़ों में मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? जड़ों में मौजूद होते हैं। जड़ें मुख्य के रूप में यानी मुख्य भाग के रूप में भूमिका निभाती हैं या सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, और वायवीय भाग है वो गौण रूप से भूमिका निभाता है। इसके लिए आवश्यक बल है वो जड़ों में उत्पन्न होता है। सक्रिय अब अपन निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि पढ़ते हैं।
निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। निष्क्रिय जल अवशोषण कैसे होता है? हाँ भाई, यानी ये जल अवशोषण की क्या है, मुख्य विधि है। इन पादपों में अधिकांश जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा। कितना? लगभग 96 से 98% जल का अवशोषण है वो निष्क्रिय जल अवशोषण से होता है। 96 से 98% जल का अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। इसमें जब पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे ये हमारा पौधा है, ये इसकी पत्ती है, जब पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्ती में जब वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है तो पत्तियों की सिराओं में एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो तने से होते हुए मूलों तक पहुंचता है और मूलों के अंदर पाए जाने वाले जो ये मूल रोम है वहां तक पहुंच जाता है और मूल रोम है वो मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये पत्ती के सबसे बाहरी कोशिका है और ये मूल रोम की सबसे बाहरी कोशिका है। अब ये बीच में अन्य कोशिकाएं, जैसे पत्ती के बाहरी कोशिका के नज़दीक दूसरी कोशिका, तीसरी सिराओं की कोशिका, फिर ये पर्णग्रंथ की कोशिका मान लो, ये तने की कोई कोशिका है, ऐसे इस तरह से आपस में एक दूसरे के संपर्क में है कोशिकाएं। तो क्या होता है, जब इसमें जल की कमी हो रही है, जब वाष्पोत्सर्जन होगा, इस कोशिका में जल की कमी होगी तो ये नज़दीकी कोशिका से जल की आपूर्ति करती है, तो ये खींचती है जल को ऊपर की ओर। तो इस तरह एक खिंचाव हो जाता है, यानी एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है जो नीचे से ऊपर की ओर जल को खींचता है, नीचे से ऊपर की ओर जल को खींचता है। यानी यहाँ पे जल अवशोषण के कारक कहाँ पे मौजूद हुए? पत्तियों के अंदर या पौधे के वायवीय भाग में, पौधे के वायवीय भाग में, यानी जल अवशोषण के कारक यहाँ पे मौजूद हुए पत्ती के अंदर या पौधे के वायवीय भाग में। इस कारण से जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसका जो जल अवशोषण कारक कहाँ पे माना गया है? पत्तियों में माना गया है। दूसरा होता है ये सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो कुछ पौधों में बहुत कम मात्रा में, कितना, 2 से लेकर के 4%, 2 से लेकर के 4% जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। यहाँ पे जड़ों की जो सक्रियता, यानी जड़ें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, तो यह जल अवशोषण कब होता है? यानी जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम, जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम या फिर ना के बराबर हो, बहुत कम या नहीं होता हो, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम या नहीं होता हो, उस समय सक्रिय जल अवशोषण होता है। उस स्थिति में जो जड़ें हैं वो सक्रिय होकर के एक धनात्मक बल उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? एक धनात्मक बल उत्पन्न करती हैं जिसे मूल दाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। एक जड़ें हैं वो सक्रिय होकर के एक धनात्मक बल उत्पन्न करती हैं जिसे मूल दाब कहते हैं। इस दाब के द्वारा पौधे एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि निष्क्रिय जल अवशोषण में किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती। निष्क्रिय जल अवशोषण में किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च
होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात है। कई बार पूछता है कि कौन सा जल अवशोषण है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, कौन से जल अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है। तो आप क्या कहोगे, निष्क्रिय जल अवशोषण में किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है। सक्रिय जल अवशोषण में मूलें हैं एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके एक धनात्मक दाब उत्पन्न करती हैं, जिस दाब को अपन मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब के कारण जड़ है वो सक्रिय भूमिका निभाते हुए जल को अवशोषित करके पौधे को ऊपर की ओर स्थानांतरित करती है। यानी यहाँ पे जल अवशोषण के जो कारक हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पे मौजूद होते हैं, जड़ों में मौजूद होते हैं। आगे के टॉपिकों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।